दीजिए, फोन कर दीजिएगा, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो। चलिए, कल हम लोगों ने क्या देखा था, याद है कुछ? सेक्शन से सेक्शन 7 में हम लोगों ने, अगर इसको एक भाषा में पढ़ा जाए तो आइडेंटिफिकेशन परेड, ये सेक्शन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जो नया सेक्शन है, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन परेड में करीब करीब 6 तरीके हैं। कि परिचयात्मक तथ्य, इंट्रोडक्टरी फैक्ट, परिचयात्मक तथ्य, इंट्रोडक्टरी फैक्ट, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरे में यह था कि स्पष्टीकारक तथ्य, स्पष्टीकारक तथ्य, यानी कि एक्सप्लेनेटरी फैक्ट, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट हो गया। दूसरा यह है कि संपोषक अथवा खंडनात्मक तथ्य, तीसरा संपोषक अथवा खंडनात्मक तथ्य। खंडनात्मक तथ्य बोले तो फैक्ट विच सपोर्ट आर रिब्यूट इन्फ्रेंस, फैक्ट विच सपोर्ट आर रिब्यूट, सपोर्ट आर रिब्यूट इन्फ्रेंस। चौथी बात जो थी, फोर्थ जो फोर्थ बात थी वो ये थी कि व्यक्ति या वस्तु की पहचान स्थापित करने वाले तत्व, व्यक्ति या सॉरी व्यक्ति या वस्तु की पहचान स्थापित करने वाले तत्व, फैक्ट्स विच establish fact which established of the identity of anything, anything of anything or person, anything or person। फिर लास्ट पॉइंट है इसका कि विवादक तथ्य का समय या स्थान, विवादक तथ्य का समय या स्थान।
विवाद्यक तथ्य का समय या स्थान, स्थिर करने वाले तथ्य, स्थिर करने वाले तथ्य, स्थिर करने वाले तथ्य, फैक्ट विच शो द रिलेशन, फैक्ट विच शो द रिलेशन। आज जो लोग नए हैं पहले भी इसको लिख लेंगे, ठीक है, अभी इसको समझाते हैं फिर क्या होता है। शो द रिलेशंस ऑफ पार्टीज, शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज, नहीं नहीं, फैक्ट विच फिक्स टाइम, सॉरी, फैक्ट विच फिक्स टाइम एंड प्लेस, फिक्स टाइम एंड प्लेस, ठीक। फिर नेक्स्ट है समव्यवहार के संबंध में या समव्यवहार से पक्षकारों का संबंध, समव्यवहार से पक्षकारों का संबंध, समव्यवहार से पक्षकारों का संबंध दर्शित करने वाले तथ्य, दर्शित करने वाले तथ्य, फैक्ट विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज, फैक्ट्स विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज। ये बात हम लोगों ने किस रेफरेंस में की? सेक्शन 7 जो आपका हम लोगों ने पढ़ा, जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट। जब किसी भी वस्तु की पहचान का प्रश्न आता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? जैसे मान लो ये हमको नहीं पता कि ये क्या है, हमारे लिए नया है, तो हम किसी के पास जाते हैं, भैया ये क्या है बता दीजिए। तो कुछ लोग होते हैं बताते मोबाइल है, हमें संतुष्टि नहीं होती, अब इससे होता क्या है। अब हम दूसरे के पास गए, भैया इसको थोड़ा समझा दीजिए क्या हो। तो उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर इसमें जितने भी 6 पॉइंट आपने लिखे हैं, अब इसमें आप देखिएगा इलस्ट्रेशन दिया है ना, सब में सब कुछ में दिया होगा। अब देखिएगा इसमें कि जो परिचयात्मक तथ्य, इंट्रोडक्टरी फैक्ट, इंट्रोडक्टरी फैक्ट में जब आप पहला वो पढ़ते हो क्या, इलस्ट्रेशन, देखो क्या है उसमें, पहला इलस्ट्रेशन क्या है इंट्रोडक्टरी फैक्ट में, परिचयात्मक तथ्य जिसको बोलते हो, क्या दिया हुआ है। पहला इलस्ट्रेशन बेरक नहीं लाएंगे आप, नहीं लाए। परिचय कराती है ना कि उस खानदान का कैसा रिकॉर्ड था, उस खानदान का कैसा इतिहास था। जो हम बताए थे ना कि कल हमारे दादा ने 75 बीघे विल कर दिया था, तो अब ये पता करो कि हमारे खानदान में जब उन्होंने विल किया था 30 साल पहले, क्या हमारे पास 75 बीघे जमीन थी या नहीं थी। अगर थी तब तो सुसंगत है, विवाद में तब तो सुसंगत है, लेकिन अगर नहीं थी तो असंगत हो जाएगा कि आपके पास थी नहीं तो आपने दे कैसे दिया, ठीक है। तो पहचान उस बात की कि हमारे दादा ने विल किया था, कैसे की गई, उस जमाने में पता करके कि हाँ इनके पास 500 एकड़ जमीन थी, तो 70 एकड़ उन्होंने विल कर दिया। बात समझे। दूसरा पढ़िएगा, बी वाला इलस्ट्रेशन पढ़िएगा। कोई व्यक्ति कहता है यार तुम बहुत निकृष्ट किस्म के आदमी हो, बोलता है कि नहीं बोलता। तो अब वो पहचान आपकी किससे कर रहा है, निकृष्टता से कर रहा है कि आप बड़े निकृष्ट आदमी हो। फिर वो कहता है कि आपने हमको निकृष्ट कैसे बोल दिया, हम आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे।
तो जब पूछा कि क्यों किया, तो बोले कि आप हो इसलिए हमने किया है। तो जब वहां पे आप हो तब हमने किया, तो स्पष्टीकरण क्या आ रहा है यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन क्या आ रहा है कि वो व्यक्ति वाकई में क्या है, निकृष्ट है। क्योंकि वो व्यक्ति दोबारा पूछने पे भी वही बोल रहा है कि सच है कि आप निकृष्ट हो। है? नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये भी आपका परिचय दे रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है कि वो व्यक्ति निकृष्ट है। ठीक है। फिर यानी ये दो सेक्शन जो है आपके, ये दोनों सॉरी इलस्ट्रेशन जो है, ये दोनों इंट्रोडक्टरी। फिर दूसरी बात में आते हैं एक्सप्लेनेटरी फैक्ट में। नहीं, इसमें ए भी काम करता है और सी भी काम करता है और डी भी काम करता है और ई भी काम करता है। यानी अब इस एक्सप्लेनेटरी में अगर चारों इलस्ट्रेशन हम पढ़ लें, तो आपको मेरे समझ से यहीं से एंड कर देना चाहिए, फिर लास्ट में सी में जाते। तो अब सी वाला पढ़िए जरा, या ए तो पता ही हो गया। तो अब वो स्पष्टीकरण कैसे हुआ? अगर हम कहें कि आपका मोबाइल ये नहीं है, तो अब साबित किसको करना है? आप ही को साबित करना है कि ये मेरा मोबाइल है। तो अब क्या साबित करना है? पहले तो आपको उस मोबाइल से अपने आप को कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट होगा? जिस दुकान से लिए, चलिए वहां पूछवा देते हैं। चलिए घर में हम पूछ लेते हैं कि हमारे पास था या नहीं था। तो कहने का मतलब इंट्रोड्यूस तो आप कराएंगे ना उसको कि किस कहां से आया, कैसे आया, आप इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी कि परिचय तो होगा ना उसका कहीं ना कहीं से। इसीलिए लोगों का नाम रखाया जाता है। अगर नाम न रखाया जाए किसी का तो क्या होगा बताओ? अगर किसी व्यक्ति का नाम न रखाया जाए तो क्या समस्या आएगी? ए ओ ए, है ना? ऐसे ही तो होगा ना। एक काली शर्ट वाले, पीली शर्ट वाले, चश्मा वाले, है ना, काले आदमी, गोरे आदमी, ऐसे ही होगा ना, सफेद बाल वाले। क्या होगा? समस्या आएगी कि नहीं आएगी? तो इंट्रोड्यूस कराना है। दूसरी बात, फिर सी में सी इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि का एक अपराध का अभियुक्त ये तथ्य कि उस अपराध के किए जाने के तुरंत पास, कल इसको पढ़ लिए थे हम लोग, आप लोगों को बोला भी था मैंने कि पढ़ लेना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो उसमें देखिए क्या हो रहा है सी वाले में कि इसमें एक्सप्लेनेटरी सिस्टम आ रहा है कहीं से। क्या एक्सप्लेनेटरी आ रहा है कि कोई व्यक्ति घर से अचानक गायब हो रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि वो अपराधी ही है? मान लो किसी गांव में कोई घटना घटी, सपोज दैट, मान लो। तो अब घटना की पहचान कैसे हुई? क्योंकि घटना हुई है तो घटना तो इंट्रोड्यूस हो गए। पूरा इलाका, आजकल सोशल मीडिया, पूरा क्षेत्र इंट्रोड्यूस हो जाता है, परिचय हो जाता है। लेकिन एक्सप्लेनेटरी में जब हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि यार गांव में ये घटना घटी है और फला का बेटा जो है वो गायब है, यानी वो भाग गया है, वो चला गया, अभी थोड़ी देर पहले गया है वो। तो अब क्या ये समझ लें कि वो व्यक्ति अपराधी वही है, वही आग लगाया है या वही हत्या किया है? तो अब एक्सप्लेन करिए। अब एक्सप्लेन ये करना है, जैसे आपसे कहा जाता ना कि सफाई दीजिए अपने बारे में। जब कभी किसी अधिकारी को टर्मिनेट किया जाता है, क्या पूछा जाता है? आप अपने बारे में सफाई दीजिए, आप अपने बारे में एक्सप्लेन करिए कि आपको क्यों टर्मिनेट किया गया, ताकि पहचान हो सके कि आप वास्तव में जरूरतमंद थे या नहीं थे। तो वो व्यक्ति जो गया है उसी वक्त गया है जब घटना घटी, तो लोगों को ये शक हुआ है कि ये हो सकता है ये अपराधी हो। पुलिस वाले उसके घर पहुंच गए। अब वो जब पुलिस वाले पहुंचे तो उसके घर में लोगों में शंका हो गई कि ये क्या हुआ। तब पता किए कि भैया वो गया तो कहाँ गया, तब बताया कि अरे भैया वो उसके दोस्त एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वहां पे गया हुआ है। तो अब एक्सप्लेन करके उसको बताया और जाके वहां से प्रूफ दिया। तब जाके ये हो कि नहीं नहीं ये बंदा नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए कहा जाता है एक्सप्लेन इट। जब एक्सप्लेन इट बोला जाता है तो आपको क्या करना होता है? उस तथ्य के बारे में जो जानकारी होती है उसको सही तरीके से रख देना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो ये तीसरी बात होगी। चौथी बात क्या कहता है? चौथा इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया हम आपसे अच्छी हमको नौकरी मिल रही है। एक्सप्लेन कर दिया उसने। भाई मान लो कहीं आप जॉब कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, कहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है,
अब आपने जिससे कांटेक्ट किया उससे कहा कि भैया ऐसा है, आपसे अच्छी नौकरी मुझे मिल रही है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। अगर वो बात नहीं बोलता तो इंट्रोड्यूस तो हो जाता कि ये बंदा नौकरी छोड़ के जा कहा रहा, पहले परिचय तो हो गया छोड़ रहा है, लेकिन अब एक्सप्लेन कैसे हो कि क्यों छोड़ रहा है। तो एक शंका रहती है कि हमारे अंदर कहीं कमी है क्या, या हमने कहीं फॉल्ट किया है क्या, ये बंदा छोड़ क्यों रहा है। तो संदिग्ध रहता ना मामला, क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन उसने कह दिया कि भैया हमको आपसे अच्छा कहीं पे ऑप्शन मिल रहा है इसलिए हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। एक्सप्लेन हो गया, खत्म काम, समस्या दूर हो गई ना। आइडेंटिफाई हो गया ना कि किस बात को लेके इसने हमारी जॉब को छोड़ा। ठीक, फिर नेक्स्ट ई वाला देखिए, इसमें क्या एक्सप्लेन हो रहा है, क्या स्पष्ट। सौम्य जरा मोबाइल पेन उठाओ जरा, इसमें क्या क्या शो हो रहा है। Accused of theft is seen to be give stolen property to be who, चुराता है, चुराने के बाद अपने दोस्त को देखता है और दोस्त से कहता है कि जाके तुम मेरी वाइफ को दे देना, और उससे कहना कि इसके बारे में किसी को वो बताएगी नहीं। तो उस वस्तु की पहचान ये हुई कि वो वस्तु क्या है, चुराने वाला कौन है, और वस्तु क्या है, चोरी की हुई है। क्योंकि अगर चोरी वाली नहीं होती तो कोई बताता और छिपाता क्या उसको। क्लियर हो रहा है ना, साफ हो रहा है। तो इसी तरह से लास्ट और देख लो, उसके बाद फिर इसमें आते हैं हम लोग, क्योंकि कल हो गया था ये। लास्ट क्या है, मतलब लास्ट इसका इलस्ट्रेशन का बलवे के लिए विचारित किया जा रहा और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाजें सुसंगत। तो यहाँ पे कौन सी बात स्पष्ट हो रही है, मैं कल बताया था ना कि जब भीड़, कोई भीड़ मान लो मॉब, कोई भीड़ यहाँ पे आए, अब भीड़ आई, भीड़ आने के बाद जो उसको काम करना तोड़ फोड़ किया वो चली गई। अब किसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए, ये भी एक सवाल होता है कि किसकी भीड़ थी, कौन था, किससे टेंशन था। तो अब इतना सब पहचान करते करते अब ये पता करना है कि इसको लीड किसने किया था। तो अब पता चला कि उसकी कुछ आवाजें कुछ लोगों ने सुनी थी कि सर उसमें, क्योंकि उस वक्त जब ये बीएनएस बना जब एविडेंस बना था तब तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं थी इतनी, है ना। तो अब रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई। तो उस वक्त पड़ोसी कह रहा भैया ये लोग जो भीड़ में जा रहे थे ना, ये सुरेश भैया की जय जयकार कर रहे थे, सुरेश भैया की जय हो, है ना। तो अब सुरेश भैया कौन है, इसका मतलब कि सुरेश भैया ने लीड किया तभी लोगों ने सुरेश भैया को जय जयकार किया। बात समझे कि नहीं समझे। तो लीडर कौन हुआ, सुरेश भैया, है ना। और फिर कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, जैसे राहुल गांधी के स्टेज पे कोई बीजेपी वाला जाके मोदी जी की माँ को गाली दे दे, या कोई किसी धार्मिक जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दे। अब पहचान करो कि वो बंदा है कौन। पहचान किया गया, पूरी भीड़ से निकाली गई, पता चला इसने लगाया। अब वो जो बंदा पकड़ा गया वो उससे संबंधित था ही नहीं। तो आइडेंटिफाई हुई ना कि बंदा कौन था, पहचान हुआ कि नहीं हुआ। तो आइडेंटि इसी तरह अपराध के संदर्भ में आइडेंटिफाई जब करना होता है तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि जिस व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई होती है, मान लो आपके साथ कोई घटना हो जाए, अभी यहाँ पे आपका मोबाइल वोबाइल छीन ले, आपने छीना और आपने तुरंत पुलिस को 112 दूसरे का मोबाइल लेके तुरंत फोन किया, पुलिस ने तुरंत बैरिकेटिंग कर लिया। बैरिकेटिंग करने के बाद छानबीन हुई, दो चार लोग पकड़े गए, शक के आधार पे ही पकड़े गए, जरूरी नहीं कि। तो अब कैसे पहचान कि वही व्यक्ति है कि नहीं, 12-14 लोग तो पकड़े गए। अब उन 12-14 लोगों में से इसमें एक फार्मूला होता है कि इकट्ठा सबको लाइन से नहीं खड़ा किया जाएगा, 1:4 1:6 का अनुपात होता है इसमें। तो अब ये है कि पता लगा कि 4 लोगों को पहले बुलाइए, पहचानिए यही थे आपके मोबाइल छीनने वाले, आपने देखा नहीं सर ये नहीं थे, अगले को बुलाइए। फिर उसमें अब पता चला किसी की मिलती जुलती शक्ल है तो आ जाएगा ना। तो स्केच में जो कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो पता चला कि
इसमें भी नहीं है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो व्यक्ति था या नहीं था। तो इसी तरह रेप पीड़िता से होता, किसी से भी होता है, तो आइडेंटिफाई करने, आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना कि क्यों आइडेंटिफिकेशन परेड होना जरूरी है। ये तथ्यों तक पहुंचने के लिए थोड़ा से इजी हो जाता है, आसान हो जाता है कि हमको फैक्ट तक पहुंचना है कि प्रॉब्लम कहां पे हुई थी, क्या था। ठीक, इसलिए सेक्शन 7 को गढ़ा गया था, आइडेंटिफिकेशन परेड। अब आइडेंटिफिकेशन परेड कौन करा सकता है, जो सवाल आता है प्री में वो यही है। ये तो अभी तक जो बातें हो रही थी ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रॉब्लम की दृष्टिकोण से अगर आता है तो वो समझ लें। लेकिन अब बताइए हमको कि आइडेंटिफिकेशन परेड कौन करा सकता है। हाँ, बस है, ओनली मजिस्ट्रेट है। राम किशन बनाम मुंबई प्रदेश यानी मुंबई राज्य, राम किशन बनाम वर्सेस बम्बई राज्य। इसमें यह कह दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति परीक्षण शिनाख्त कर सकता है। नहीं नहीं, राम किशन बनाम नहीं, कब का है वो, ये 1953 का है। हाँ, अब इसके बाद ये 1953 का, इसके बाद एनुअली आते रहते हैं ना केस सब में कि, तो इसमें ये कह दिया गया है कि आइडेंटिफिकेशन परेड एनी पर्सन हैव बीन डन बाय एनी पर्सन। तो अब यहाँ पे लेकिन एक बात और कही, एनी पर्सन कर सकता है, पुलिस कर सकता है, मजिस्ट्रेट कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी हो सकता है। एक बात उसमें कही गई, वो ये कही गई है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मैनुअल गवर्नमेंट आर्डर 1954 पारित किया था, उसका पैरा 496, उसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को। उसमें ये कहा गया कि अनुभवी मजिस्ट्रेटों के माध्यम से अगर आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और उसमें उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि 6 शिनाख्ती परेड होनी चाहिए, 6 तरह की पहचान से उनको गुजारा जाना चाहिए। 6 पैरामीटर्स उन्होंने दिए थे, लेकिन वो अब यहाँ पे जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो बस इतना जानना है कि आइडेंटिफिकेशन परेड कौन कर सकता है, एनी ऑफ देम, कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया गया जो आइडेंटिफिकेशन या किया गया जो आइडेंटिफिकेशन परेड होता है, उसका एविडेंसरी वैल्यू थोड़ा से बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, सब्सटेंशियल एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगा वो, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा कोरोबरेटिव एविडेंसरी वैल्यू में होता है। ठीक है, सब्सटेंशियल एविडेंसरी वैल्यू इसका नहीं होता है। ठीक है, सेक्शन 7 फिनिश। ठीक, अब सेक्शन 8 में आइए। थिंग्स सेट आर डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। अब अपराध में क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, अपराध में क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, क्या हर अपराध बिना कॉन्स्पिरेसी के हो जाते हैं। तो किसी ना किसी में या कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी तो होती है। तो हर में तो हम नहीं मान सकते कि हर अपराध में कॉन्स्पिरेसी होती, जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ में तो होती है। तो होती है तो फिर होना भी चाहिए। तो अब कॉन्स्पिरेसी में कॉमन डिजाइन वर्ड यूज किया है, कॉमन डिजाइन। कॉमन डिजाइन में ये है कि अगर इलस्ट्रेशन देखिएगा इसका, इसको ज्यादा लंबा नहीं, छोटा सा है। कॉमन डिजाइन में इसका देखिएगा, का राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ, यही है ना। Reasonable grounds exist for believing that A has joined in a conspiracy to wage war
अगेंस्ट द स्टेट। अब राज्य के विरुद्ध युद्ध करना है, तो अब कॉन्स्पिरेटर क्या क्या करेंगे? द फैक्ट्स दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म इन यूरोप फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। पढ़ा ना, तो ध्यान से पढ़ो। खा उस षड्यंत्र के प्रयोजन के लिए यूरोप से आयुध प्राप्त करता है। आयुध मतलब समझ ना, आर्म्स। गा ने वैसे ही उद्देश्य से कोलकाता में धन संग्रह किया। खा ने मुंबई में लोगों को उस षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। ई ने आगरा में इस उद्देश्य के पक्ष पोषण में लेख प्रकाशित किए और गा द्वारा कलकत्ता में संग्रहित धन को चा दिल्ली से छा के पास सिंगापुर भेजा। इन तथ्यों और उस षड्यंत्र का वृत्तांत देने वाले जा द्वारा लिखित पत्र की अंतर्वस्तु में से प्रत्येक षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए और उसमें का की सह अपराधिता साबित करने के लिए भी सुसंगत है, चाहे वो उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो तथा चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति उनके लिए अपरिचित रहे हो तथा चाहे वे उसके षड्यंत्र में सम्मिलित होने से पूर्व या उसके षड्यंत्र होने के से अलग हो जाने के पश्चात घटित हुए। मतलब यहाँ पे समझना ये है कि अगर कोई भी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र अगर रच दिया गया है, कॉन्स्पिरेसी, तो अब इसमें क्या माने रखती पता है आपको? इसमें जो, हाँ वो नहीं आ रहा ना, इसमें जो आ रहा, उसको चलने दो अभी। इसमें जो चीजें आ रही हैं पता है वो क्या आ रही हैं? सीरीज। अब यहाँ पे एक दूसरे से परिचित होना जरूरी नहीं, जैसे टेररिस्ट अटैक में होता है या किसी और घटनाओं में देखिएगा, तो जो हत्यारा होता है, जो हत्या करता है, फाइनली जो इम्प्लीमेंट करता है, क्या वो उस व्यक्ति को पहचानता रहता है जिस व्यक्ति ने इस चीज की डिजाइन की है कि किस व्यक्ति को किस तरह से मारना है? उसने अपना प्लान बना दिया और उस प्लान को उसने कुछ लोगों के सुपुर्द कर दिया कि तुमको ये करना बेटा, तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना, इस शहर में ये होना, इस शहर में ये होना, इस शहर में ये होना, इस शहर। अब यहाँ पे देखिएगा, सब ने अपना अपना काम किया, सभी ने रोल पे किया कि नहीं किया? तो अब जब सबने रोल पे किया और अंत में सरकार के विरुद्ध युद्ध हो गया, तो सभी कॉन्स्पिरेटर जितने भी इसमें होंगे वो सब क्या होंगे? सब दोषी होंगे। कोई ये कहे कि साहब हम तो पैसे इकट्ठा कर रहे थे, कोई कहे कि साहब हमने लेख लिख दिया था, हमने तो ब्लास्ट में नहीं थे ना, या हम मारने में नहीं थे ना। बराबर की जिम्मेदारी, बराबर की जिम्मेदारी, आप बच नहीं सकते। ठीक है, यानी इसमें ये होता है कि जो भी बात लिखी गई, जो भी बात कही गई, ये मान लिया जाता है कि वो सबके विरुद्ध साक्ष्य होता है, भले उसको वो बात की जानकारी रही हो या न। अब आगरा में किस व्यक्ति ने धन इकट्ठा किया, हमसे क्या मतलब, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास पैसा आ गया है। अगले व्यक्ति को कहा गया कि तुम लोगों को इसके लिए तैयार करो, उसने अपने गैंग को एक्टिव कर दिया। अब उसके गैंग में कौन कौन है हमें हमें क्या पता, या वो व्यक्ति कौन है हमें क्या पता, हमने तो हथियार सप्लाई कर दिया आपको। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो षड्यंत्रकारी जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं, जो कॉन्स्पिरेसी होती है, उसमें तीन चार जो बातें होती हैं, नहीं इसके इसेंशियल एलिमेंट्स तीन है इसमें। पहला ये है कि, पहले हिंदी में सुन लो, युक्तियुक्त आधार पर यह विश्वास होना चाहिए कि दो या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया। तो पहली शर्त क्या है किसी भी कॉन्स्पिरेसी के लिए? किसी भी कॉन्स्पिरेसी के लिए पहली शर्त है टू आर मोर पर्सन। एक व्यक्ति में कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है, ठीक है, टू आर मोर पर्सन। फिर दूसरा यह है कि कोई एक्ट, कोई स्टेटमेंट और कोई रिटन रिट्स उस समय के बाद का होना चाहिए या उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा सामान्य आशय मन में धारण किया गया होना चाहिए।
यानी कॉन्स्पिरेसी जैसे मान लो आज हमने रची, ठीक है, तो अब जितनी भी काम होंगे वो क्या होंगे, उसके बाद ही होंगे ना। अब लेख आगरा में निकल रहा है, कब निकल रहा है, जब उसको असलहे मिल गया यूरोप से, उसको धन मिल गया आगरा से, अब वो लेख निकाल रहा है वहां पे। तो ये पहले भी हो सकता, पहले डिजाइन होता है, कोई चीज डिजाइन की जाती है ना कि कहाँ पे क्या होगा कैसे होगा, तो उसके बाद ही तो होगा। तो जितनी भी चीजें, एक्ट एक्ट भी बाद में होता है, पहले पहले तो कॉमन डिजाइन होता है, घर में पहले क्या होता है, नक्शा बनता है, उसके बाद ही तो रूम निकलते कि नहीं निकलते, पहले निकल आते रूम, पहले नक्शा बनता है ना। तो उसी तरह कॉन्स्पिरेसी में पहले डिजाइन होता है कि किसको क्या करना है, फिर उसके बाद तो इसमें भी भाई अगर मान लो हमने कहा कि अखिल दीप जाके आज फला व्यक्ति को मारने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश करो, कोई शार्प शूटर चाहिए हमको, तो अब हमने अपने मन में तो कर लिया कि शार्प शूटर से हमको कैसे करवाना है, अखिल दीप को हमने बता दिया, अब अखिल दीप उससे जाके बात करेंगे। तो यानी उस चीज के कॉन्स्पिरेसी के बाद ही तो ये सब चीजें हो रही ना। तो इसीलिए दूसरा एलिमेंट है कि जो भी कार्य हो, जो भी कथन हो, या जो भी लेख हो, वो सब उस घटना के या उस समय के बाद का होना चाहिए, जब उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने मन में ये बात धारण कर ली गई हो, हमने ये बात धारण कर ली कि हमें फला व्यक्ति को मरवाना है ना। अब कैसे मरवाना, उसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया, तो अब हमारे कथन, हमारा लेख, हमारा सब कुछ जो होगा वो एक दूसरे में ट्रांसफर होता चले। तीसरी बात ये कि जो षड्यंत्रकारियों के कथन या कार्य या लेख का संबंध जो है उनके सामान्य आशय से होना चाहिए, कॉमन। तीन बातें होती है, कॉमन इंटेंशन यहाँ पे दो तरह से, जैसे कॉमन इंटेंशन यहाँ पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, ठीक है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड मतलब एक साथ नहीं है, कलेक्टिवली नहीं है सबका वही। अगर नहीं होता तो आप शामिल क्यों होते, अगर आपका इंटेंशन नहीं होता तो आप शामिल क्यों होते, बाहर हो जाते कि नहीं हो जाते, पहले हाथ खड़ा करते भाई हम इसमें नहीं जा सकते। तो इसका मतलब कि आपका, चूंकि अब चेन में जब आप जुड़ गए हो तो कॉमन इंटेंशन में तो आ ही गए ना, और कॉमन इंटेंशन एट द प्लेस भी हो जाता है, उसमें भी जब एट द प्लेस होता है तो क्या उसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होती है क्या, पहले से कोई पूर्व मस्तिष्कों का मिलन होता है क्या, नहीं होता है ना। ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन बन सकता है। तो कॉमन इंटेंशन जैसे ही, जैसे इसको ऐसे समझो, कभी आप लोगों ने अगर रस्सा खींच खेल खेला कि नहीं खेला है, एक पार्टी में इधर इतने लोग, एक पार्टी में उधर, अगर आप उसमें शामिल हो गए और आपकी पार्टी हार गई तो हारे हुए में आप भी शामिल होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, ये भी तो हार गया था, ये भी तो था उधर, वो भले बाद में आके थोड़ा सा जोर लगाया हो, खाली छू ही लिया हो, खाली शामिल हो गया ना। तो अब क्या आशय तो था कि यार मैं अपने पार्टी को जिता लूं, क्या मेरे लोग हार रहे हैं मैं इनको बचा लूं, समथिंग टाइप में। तो पॉजिटिवली निगेटिवली दोनों तरह देखे, तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कॉन्स्पिरेसी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, और जरूरी नहीं कि सब आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ चाय पिए हो, जरूरी नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति अपना कॉमन डिजाइन किया, अपने पूरे गैंग को उसने एक्टिव कर दिया, ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो कॉन्स्पिरेसी में ये होता है। अब दूसरी बात देखिएगा, इसमें एक लीडिंग केस है, इसमें मिर्जा अकबर बनाम सम्राट, इसका लीडिंग केस है, मिर्जा अकबर बनाम सम्राट, लीडिंग केस, उसी उसी बैरक में ही डाल दीजिएगा, मिर्जा अकबर बनाम सम्राट। और ये तो प्रीवी काउंसिल का 1940 का था,
इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिया था वो बद्री राय बनाम बिहार राज्य, बद्री राय बनाम बिहार राज्य। बद्री राय बनाम बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। ये ये जो पहला वाला केस था वो प्रीवी काउंसिल ने किया था, 1940 का था। उसके बाद ये वाला केस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया था, ठीक है, दूसरा केस था ये, इसी पर आधारित। इसको एक एक चीज इसमें और कहा जाता है, ये जो सेक्शन आपका 8 है ना, ये एजेंसी का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, एजेंसी का सिद्धांत। इसे में डाल देना, एजेंसी का सिद्धांत। ये सवाल है, कभी भी कुछ पूछ सकता है। अब वो जो पूछे उसको पूछने दो, उसको तो पूछना ही है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं पूछना है, बस अपने आप को आप बैलेंसिंग रखिएगा। सेक्शन 9 आइए, सेक्शन 9। वे तथ्य, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत उलझाता है। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है, बात यहीं फंस जाती है। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत। फैक्ट, व्हेन फैक्ट नॉट relevant, not otherwise, not otherwise relevant become relevant। इसको दो बातों से समझा दे तो अच्छी बात है, और समझ लो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो, भाषा में उलझ रहे हो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। पहले उसमें उसकी भाषा पढ़ो आप, सबसे पहले सेक्शन पढ़ो। तथ्य तो समझ रहे हो ना, मीडियम हिंदी इंग्लिश है, क्या है, हिंदी है, इंग्लिश, हिंदी। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत तो समझ रहे हो ना, रिलेवेंसी, रिलेवेंट, और तथ्य भी समझ रहे हो, वो कब सुसंगत हो, इसी को बोला जाता है सेक्शन 9 को, ये पहले 11 में था, झारखंड वाले 11 समझेंगे इसको। प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत, प्ली ऑफ एलिबाई, उसी में बैरक में लिख देना, प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। हाँ, आज सब ऑनलाइन हो गए क्या, ऑफलाइन वाले कहाँ है दोनों, सो रहे हैं, वाह बढ़िया है। अन्यत्र तो समझ रहे हो ना, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। अब इसको ऐसे समझो, हत्या प्रयागराज में हो रही है, हत्या प्रयागराज में हो रही है, आप बंगलोर में,
हत्या 12:10 पे हो रही है और आप बेंगलोर में 4 बजे हो, वहां पे आप 4 बजे उपस्थित हो। अब ये बात सुसंगत है या विसंगत है? दोनों है, ये सुसंगत भी है और विसंगत भी है। सुसंगत किस दृष्टिकोण से है? जो अन्यथा सुसंगत नहीं है। कैसे अन्य सुसंगत नहीं है? सुसंगत इस तरह नहीं है कि जिस व्यक्ति पे मर्डर का इल्जाम लगा है वो व्यक्ति बंगलोर में था। अब 3 घंटे के अंदर क्या कोई व्यक्ति बंगलोर प्रयागराज से पहुंच सकता है? पहुंच सकता है, पहुंच भी सकता है बाई फ्लाइट्स। तो अब सुसंगत क्या होगा? यानी ये तो विसंगत है कि कोई व्यक्ति जो बेंगलोर में है वो इलाहाबाद में हत्या नहीं कर सकता। ये विसंगत है कि सुसंगत है? ये सुसंगत है। आप देखो यहाँ पे यही मसला रहता है कि हम किसको सुसंगत कहें, किसको विसंगत कहें। सुसंगत क्या है, नहीं रिलेवेंसी क्या है इसमें? रिलेवेंसी क्या है कि वो व्यक्ति क्या हत्यारा है, रिलेवेंट है? नहीं। लेकिन अगर क्या है तो फिर अगर है तो आपको क्या करना है? रिलेवेंसी आपको प्रूव करनी है। क्या 12:30 पे यहां से कोई फ्लाइट थी? अगर मान लो कहा कि फ्लाइट से क्या है तो कहा नहीं साहब, 12:30 में बेंगलुरु के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी। तो अब क्या साबित हो रहा कि वो व्यक्ति हत्यारा? विसंगत हो जा रहा ना। जो सुसंगत था कि वही व्यक्ति मारा है, मार के भाग गया है, ये तो सुसंगत तथ्यों में आएगा। तो अभी तो हम सुसंगत मान रहे हैं ना, लेकिन अब जब आप उसको प्रूफ करोगे तो विसंगत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं, इररिलेवेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या नहीं, नहीं नहीं जा सकता है ही नहीं, फ्लाइट तो कैसे जाएगा? लेकिन कहा नहीं साहब लखनऊ से गया है, अगला बोल रहा है, अगला वकील, तो भाई यहाँ इलाहाबाद से लखनऊ पहुंचने में पता कर लो, क्या कोई फ्लाइट लखनऊ के लिए है इलाहाबाद से 12:30 पे या 1 बजे? क्योंकि भाई मर्डर करेगा 12:10 पे किया है तो क्या उड़न खटोला था क्या कि सीधे एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट से लखनऊ पहुंच गया? भाई मारने के बाद इधर उधर भागा होगा, गया होगा ट्रैफिक में, दिन का समय रात का जो भी है, ट्रैफिक में कहीं ना कहीं पहुंचते पहुंचाते 1 घंटा लग गया होगा उसको एयरपोर्ट, एक तो यही बच गया। तो उसकी रिलेवेंसी को आपको क्या करना है? अन्यत्र उपस्थित है वो बंदा, तो आपको क्या करना है? उसको साबित करना है कि वो बंदा यहाँ नहीं था। तो जब आप यहाँ पे नहीं था तो इसका मतलब विसंगत है, सुसंगत नहीं है। लेकिन सुसंगत ये है कि उसने मर्डर नहीं किया। सुसंगत ये है कि उसने मर्डर, अब जैसे मान लो, अब अगर नहीं समझ में आ रहा दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए। हम ये बोले कि शिवानी जो है वो जाहिल है, जाहिल है, अनपढ़ है, और पड़ोसी ने शिवानी के ऊपर मानहानि लेख लिखने का ब्लेम लगा दिया, मानहानिकारक लेख लिखने का इनके ऊपर ब्लेम लगा दिया। अब बताओ, अब आपको क्या समझ में आ रहा? क्या शिवानी ऐसा कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? हाँ, क्योंकि वो लिख नहीं सकती, क्योंकि वो निरक्षर है, वो लिख नहीं सकती। तो ये बात क्या होगी? है असंग, अब लेख लिखना क्या हुआ? असंगत हुआ कि इनकंसिस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? कि वो जब निरक्षर है तो वो साक्षर कैसे हो सकती है? नहीं, साक्षर मतलब लेख कैसे लिख सकती है? तो ये असंग, इनकंसिस्टेंट हो गया। फिर दूसरी बात ये है कि
अगर वो लेख लिख सकता है तो दूसरी बात देख लो, अगर वो लेख लिख सकता है तो अनपढ़ हो ही नहीं सकता, है ना। अगर वो लेख लिख सकता है तो वो अनपढ़ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे धारा 9 के अंतर्गत रिलेवेंसी है, सुसंगत है। धारा 9 के अंतर्गत ये रिलेवेंट है कि अगर वो अनपढ़ है तो वो लेख नहीं लिख सकती, और अगर लेख लिख सकती है तो वो अनपढ़। तो एक बात विसंगत हो रही है, एक बात सुसंगत हो जा रही है। तो यहाँ पे देखो, असंगत तत्व जो होते हैं वो भी सुसंगत हो जाते हैं, असंगत तत्व जो होते हैं वो सुसंगत हो जाते हैं। हाँ नहीं, असंगत ये है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो लेख लिख नहीं सकती, ठीक है। तो ये यहाँ पे बातें दोनों असंगत हो गई ना, संगत नहीं हो रही ना। ये मैंने बताया था ना कि रिलेवेंसी क्या होती है। जैसे हमने कहा कि भीम का व्यक्ति 44 नंबर की शर्ट पहन ले रहा है, तो अब भीम का व्यक्ति मतलब समझ रहे हो ना, बहुत मोटा आदमी, क्या उसको 44 नंबर की शर्ट आ जाएगी? अगर 44 की आ जा रही है तो वो भीम काय नहीं है, और अगर 44 की नहीं आ रही है तो उसका मतलब वो भीम काय है। तो एक तरफ जो तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं, असंगत होते हैं, तो वही तथ्य दूसरी तरफ जाके सुसंगत हो जाते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि मिस्टर, आपका नाम क्या है? आदित्य, मिस्टर आदित्य। आदित्य मतलब आदित्य की पर्यायवाची क्या होती है? सूर्य। और चार पर्यायवाची बताओ कम से कम आदित्य की। उर्दू में, उर्दू में सूरज की। तो आदित्य जी, आपके ऊपर ब्लेम लगा, कोई कुंडा में कोई घटना घट गई कि मिस्टर आदित्य ने कुंडा में एक हत्या कर दी। उस दिन आप लद्दाख गए हुए थे, आप उस दिन लद्दाख में थे, तो क्या आपके ये कहने से कि आप लद्दाख में थे यहां पे मान लिया जाएगा? नहीं। पहले ये बताओ कि ये बात, अगर आप लद्दाख में थे, आपका नाम यहाँ पे घटना में आ रहा है, तो ये बात सुसंगत होगी कि विसंगत होगी? यानी ये बात सुसंगत है या असंगत है? अभी क्या है, अभी शुरू में क्या है? इररिलेवेंट है अभी। क्यों? हो भी सकते हो ना, अभी इररिलेवेंट है। ये बात कब रिलेवेंट होगा? जब इन्होंने ये साबित कर दिया कि साहब उस दिन इस समय मैं अपना एमआरआई करवा रहा था, एमआरआई की रिपोर्ट लद्दाख के एड्रेस पे पूरा आपका है। या मैं अपने वकील से, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में मेरा केस लगा था, मैं वहां पे हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीरी है ना, वहां पे मैं एडवोकेट साहब से मिल रहा था, मेरी तारीख लगी थी, मैं वहां पे था, आप ले लीजिए। तो अब ये सुसंगत हो गया है कि आपने हत्या, अब ये रिलेवेंट। लेकिन खाली ये कह देना कि साहब मैं यहाँ नहीं था, मैं कहीं और था, जैसे इसमें केस था 2010 का या किसका, तो उसमें ये कहा गया था, एक व्यक्ति जो था वो कहा कि साहब जिस दिन घटना घटी थी उस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, और मेरे प्लास्टर चढ़ा था पैर में, मेरा पैर टूट गया था। पप्पू तिवारी बनाम स्टेट ऑफ झारखंड का था, पप्पू तिवारी बनाम स्टेट ऑफ झारखंड। ये 2022 का केस है, 2022 का केस है। इसमें पप्पू तिवारी बनाम स्टेट ऑफ झारखंड।
उस पे हत्या का आरोप लगा पप्पू तिवारी पे। तो उसने कहा कि साहब उस दिन तो मैं था ही नहीं। तो क्या बोले कहाँ थे? कहा साहब मेरा पैर टूट गया था और पैर टूटने के कारण मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। अब क्या न्यायालय मान लेगा? नहीं। न्यायालय ने कहा कि उस साक्षी को पेश करिए, उस चिकित्सक को जिसने आपका उपचार किया और आपको आराम करने की सलाह दिया। वो साक्ष्य नहीं दिया आपने। फिर ठीक है, एक्सरे की प्लेट दिखा दीजिए आप, टूटा फूटा होगा तो एक्सरे की प्लेट दिखा दीजिए, वो भी आपने नहीं दिखाया। हॉस्पिटल में अच्छा भर्ती थे आप, उसका प्रमाण पत्र दे दीजिए हमको, वो भी नहीं दिया। तो अब क्या माना जाए कि प्ली ऑफ एलिबाई आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह लोग कह जा रहे हैं साहब हम तो उस वक्त वहां थे। तो सिर्फ ये कह देना कि हम वहां पे थे, प्ली ऑफ एलिबाई आपको नहीं मिलेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि साहब हम नहीं थे। तो अब हर एक चीज, हर एक उस पे आपको साबित करना पड़ेगा। अब आप ये कह दो साहब हम अपने भट्टे पे थे, भट्टा गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे था, 8:30 बजे घटना घटती है और 9 बजे आप अपने ऑफिस में बैठ के पर्ची काट रहे हो, तो क्या यहाँ पे प्ली ऑफ एलिबाई मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर आने जाने में 5 मिनट लगता है और आपको यहाँ पे आधे घंटे का समय मिला है। हो सकता है मार के चले आए हो। क्योंकि आर बनाम रिचर्डसन में क्या हुआ था, आधे घंटे वो सारा कांड करके चला आया था। बात समझ में आई कि नहीं है? तो प्ली ऑफ एलिबाई के लिए अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत जो है उसको आपको साबित, इनकंसिस्टेंट, जो इनकंसिस्टेंट है, जो असंगत है, उसको सुसंगत में आपको कन्वर्ट कर देना। ठीक है। रिलेवेंसी, तो असंगत तथ्यों को सुसंगत बना देना। ठीक है। तो अब एक तरफ आप कह रहे हो हम नहीं थे और दूसरी तरफ कह रहे हो तो हम वहां पे थे। तो अब जब वहां पे थे तो वो मैंने कल क्या बताया था कि जब किसी जानवर को उसकी अपनी दिशा में ले जाना होता है तो पीछे से दौड़ाते हो कि आगे से? आगे से उसको बोलते तब पीछे घूम के आता है। तो अब यहाँ पे आपके ऊपर ब्लेम लगा है तो आपको तो साबित, सुसंगत बातें आपको करनी पड़ेगी ना कि भाई ये देखिए कि ये है, ये बात जो आप कह रहे हो ये असंगत है। मैं, मेरा जो ब्लेम, मेरा नाम लगा रही है, असंगत बात है, मैं था ही नहीं यहाँ पे। आप कैसे कह सकते हो कि हमने हत्या की है? बात असंगत है। तो बात समझ में आएगी? सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई। फिर उसके बाद देखिएगा कि इसमें 5 प्रकार के मामले होते हैं, 5 टाइप्स, जो इस धारा के तहत विचार किया जाता है। पहला, फर्स्ट लिख लो, अन्यत्र उपस्थित नहीं एलिबाई। पहले हिंदी वाले लिख लो, फिर इंग्लिश वालों को लिखाते हैं। एलिबाई, अन्यत्र उपस्थिति। फिर दूसरा, संतान की औरसता को, जैसे होता नहीं कि बहुत सी महिलाओं की जब शादी होती है तो 6 महीने में बच्चा हो जाता है, 7 महीने में हो जाता है। तो वहां पे लोगों को क्या होता है, शक होता है कि 7 महीने में बच्चा कैसे हो गया, 6 महीने में कैसे हो गया बच्चा। अब यहाँ पे ये बात तो विसंगत हुई ना, सुसंगत बात तो नहीं है ना कि 6 महीने में हो गया बच्चा, बात विसंगत है। तो अब इसकी सुसंगतता कैसे साबित करनी है कि उस आदमी की एक्सेस उस महिला तक थी ही नहीं, तो इसका मतलब वो बच्चा उसका नहीं, ये सुसंगत हो गया, है ना? तो विसंगत बात को सुसंगत बात में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक। लेकिन अगर आप एक्चुअल जो उसकी एक्सेस होती है, अगर उसको आप साबित नहीं कर पाते हो तो ये माना जाएगा कि वो बच्चा आप ही का है। ठीक है। तो संतान की औरसता को दिखाने के लिए पति की पहुंच ना होना, अर्थात किसी बालक के धर्मत्व, लेजिटिमेसी, दूसरी बात है ये,
सुसंगत है। फिर तीसरी बात है आरोपित मृतक की उत्तरजीविता, पोस्ट सर्वाइवल ऑफ डिसीज। आरोपित मृतक की उत्तरजीविता। नेक्स्ट फोर्थ, एक अपराध का तीसरे व्यक्ति द्वारा कारित होना। एक अपराध का तीसरे व्यक्ति द्वारा कारित होना, अर्थात अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा अपराध कारित होना। एक अपराध का तीसरे व्यक्ति द्वारा कारित होना, अर्थात अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य का अपराध कारित होना, किसी अन्य द्वारा। क्योंकि अब यहाँ पे ये पता चल रहा ना, एक बात ये भी हो रही है ना कि ये बंदा जब कह रहा है तो मैं तो साहब वहां पे था, तो अब ये तो हत्यारा नहीं है, इसका मतलब कोई थर्ड बंदा हत्यारा है। लास्ट पॉइंट लिखे होगा, अपने को अपने आप चोट पहुंचाना। अपने को अपने आप चोट पहुंचाना। अपने को अपने आप चोट पहुंचाना। पहला लिखिए एलिबाई, इंग्लिश में लिखो ना, इंग्लिश वाले। एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई। द हस्बैंड्स, दूसरा द हस्बैंड inability to show the virality of the child, that is the righteousness of a child. That is the righteousness, right, RIGHTEOUSNESS, righteousness of a child, ब्रैकेट में कहते हैं लेजिटिमेसी। तीसरा पोस्ट सर्वाइवल ऑफ द डिसीज्ड, पोस्ट सर्वाइवल ऑफ द डिसीज्ड। नेक्स्ट, the commission of an offense, the commission of an offense by a third person, by a third person, that is to say, by someone other than the accused, to commit a crime, तीसरा inflicting self-inflicting injuries, self-inflicted injuries। 10 और 11 ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको सिर्फ प्री के लिए आप लोग पढ़ लेना। 10 और 11, ठीक है, सेक्शन 10 और 11, ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री में कभी कभी अगर वो मेन क्षेत्र वाले इलस्ट्रेशन अगर आ गया तो देख लेना, ठीक है। बारह आइए, 12 सेक्शन 12।
सेक्शन 12 है ये। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ऑनलाइन में? ये अबरार भी नहीं आ रहा ना? शायरा, अबरार, शुभम, अकरम, ताबीर, आईफोन, लोकेश, वंशिका, ज्योत्सना। बेटा ज्योत्सना तो तुमने अभी तक उसमें जो भेजा गया था भेजी नहीं तुम अभी। आदिल, सॉल्व करके उसको भेज दो जल्दी, नहीं चेक करवाना था, उसको देखना था। फरमान, क्या हुआ? उसमें मैंने लिखाया था ना रूल ऑफ एजेंसी, सेक्शन 8 में लिखाया था ना, एजेंसी के सिद्धांत है ना? नहीं लिखे? हाँ हाँ। हाँ। सेक्शन 14। अब आपकी बात आती है, मन की, शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तत्व। सेक्शन 12। 14 नहीं, 14 पुराना था, पुराना 14 है? हाँ, झारखंड वालों के लिए 14 है, बाकी आपके लिए पुराना। यहाँ पे शब्द दिया है मन या शरीर, यानी कि फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, सारा गेम आपके दिमाग से होता है, सारा गेम। ऐसे ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपके कहाँ रखी गई है? यानी आपके शरीर को कंट्रोल करने वाला यंत्र भी आपके दिमाग में, पिट्यूटरी ग्लैंड, दिमाग। छोटा सा, देखन में छोटा लगे, भाव करे गंभीर। अगर वो छोटा से, अगर वो अपने आप को कहे कि नहीं नहीं मैं बड़ा होऊंगा, और वो थोड़ा सा भी बड़ा हो जा रहा, तो आप बिल्कुल हाथी की तरह दिखोगे, हे मोटे मोटे। वही कंट्रोल करके रख। तो मन या शरीर की दशा, तो यहाँ पे हिंदी में तो लिख दिया कि मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तत्व, यानी फैक्ट शोविंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी आर बॉडीली फीलिंग्स फीलिंग्स, संवेदना किस बात की सब?
पहले स्टेट ऑफ माइंड देखते हैं। अगर आप अलार्म लगा के जगते हो तो एक दिन आप देख लेना, एक दिन आप देख लो अलार्म मत लगाओ, अपने आप दिमाग को भी देखो कि हमारा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपने आप को आगरा जाने के पहले चेक कर लेना चाहिए। ये डाल के देखो कि मुझको 3 बजे रात को उठना है, दिमाग में ये डाल के सो जाओ। दिमाग को बोलो कि मुझे 3 बजे सुबह उठना है। नहीं उठोगे? नहीं। हाँ नहीं, कभी कभी तो होता है एग्जैक्ट उसी टाइम उठते हो। पहले उठ जाना बेहतर है ना, बाद में उठना तो बेहतर नहीं है ना। तो दिमाग भी देखो कितना सही काम करता है। लेकिन आप बोलो दिमाग को, तो उसी तरह करो मुझे एपीओ बनना ही, दिमाग में डाल लो, डाल के देखो। डालते ही नहीं हो, डालते हो फिर निकाल देते हो, परमानेंट रखते ही नहीं हो उसको। रखो, देखो होता है कि नहीं, ऑटोमेटिक बढ़। तो मन की जो दशा होती, मन की जो दशा होती है वो किससे होती है? आशय। आज यार खाने का मन कर रहा है, इंटेंशन आया ना, सिविल लाइन खाने का मन कर, सिविल लाइन घूमने का मन कर, बाहर जाने का मन कर, आशय इंटेंशन आया। ज्ञान, अभी पढ़ना बहुत बाकी है, मन की दशा है, सब स्टेट माइंड पढ़ना है, ज्ञान हमें अर्जित करना है। निग्लेक्ट करो यार, सब चीजें फालतू की है, उपेक्षा कर दो उनकी। फिर वैकेंसी आ गई है तो बड़ा उतावलापन आ गया है, ये नहीं कि क्या क्या पढ़ ले, 4 ही 6 दिन में सब खत्म कर ले, जल्दी से रिवीजन करे, उतावलापन। ये सब क्या है? मन की है सब बात। बोलो, सब मन की है ना। तो इसीलिए एक बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग समझ लो तो, ये जो कुछ बेवकूफ टाइप के कुछ ग्रुप होते हैं आजकल व्हाट्सएप पे, और कुछ बेवकूफ टाइप के यूट्यूबर हैं, वो ये बोल 182 में अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है तो इसका मतलब कि वो गोबर है। अगर 182 में उनको उनको कंपटीशन दिख रहा है, तो जिसको कंपटीशन दिखेगा उसको अपॉर्चुनिटी कभी नहीं दिखेगी, कभी नहीं दिखेगी। ये बात हमेशा याद रखें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आपको कंपटीशन नहीं दिखेगा। अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आपको कंपटीशन नहीं दिखेगा। भाई 110 नंबर हम कहते हैं आप ला के दे दो, अगला 120 ला रहा, 30 ला रहा, ये मत सोचो वो 150 ला रहा, जाने दो उसको। हम कह रहे हैं हमको 110 आप दे दो, बस। तो आप 110 दे दो, फ्री हो जाएगा आपका, नहीं रुकेगा। फिर मेंस में 55% हमको दे दो, कभी मेंस नहीं रुकेगा। आप इंटरव्यू में आराम से सो के जाओ, नहा धो के जाओ, चाहे ना जाओ, आराम से ऐसे सो के उठो और मुंह धुलो, पहुंच जाओगे तो हाँ सर आज इंटरव्यू है, बताइए क्या पूछना, पूछिए, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने उसको कंपटीशन के तौर पे लिया तो दिल भी खराब होगा, दिमाग भी खराब होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, शुगर भी हो सकती है, क्योंकि उम्र इसमें 40 साल तक है और आगे वाले तो 45 साल तक है। तो शुगर के लक्षण 35 के बाद दिखने लगते हैं, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपॉर्चुनिटी देखो, आप कंपटीशन मत देखो, क्योंकि अगर कंपटीशन देखोगे तो भीड़ में बह जाओगे, फिर आप पढ़ोगे नहीं, यार सब तो पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे। क्या देखना है? अपॉर्चुनिटी देखना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कभी आप लोग चौक गए हो ना, बहुत बार गए हो ना, अंदर देखो एक ही वस्तु की दुकानें होती हैं। चूड़ी वाले की कितनी दुकानें, 20-50 दुकानें हैं। अब जैसे मान लो वहां पे कोई व्यक्ति बेच रहा है कि भैया चूड़ी की दुकान हम बेच रहे, खरीदोगे क्या? तो वो गया देखने, अबे यार वहां इतनी दुकानें, वहां चलेगी भी क्या? तो उसने क्या देखा? कंपटीशन देखा। अब उसको ये सोचना चाहिए कि जब इतनी दुकानें हैं और ये सब चल रही हैं तो मेरी क्यों नहीं चलेगी?
उसने अपॉर्चुनिटी देखा कि अगर नहीं चल रही तो मैं इसको कुछ दूसरे तरीके से चलाऊंगा, ये चलाऊंगा यहीं पे। अपॉर्चुनिटी उसने देखी, नया ब्रांड लाऊंगा, नई चीजें लाऊंगा, इनसे हट के करूंगा, है ना। देखा ना अपॉर्चुनिटी, उसी में सरवाइव कर गया वो, उसी में वो निकल गया। लेकिन आप अगर शुरू में कंपटीशन देख के अरे बाप रे इतनी भीड़ है, नहीं हो पाएगा, चले आए तो फिर नहीं हो। अब भीड़ नहीं देखना, आपको कतई नहीं देखना, आपको सिर्फ अपने आप को देखना है, अपनी आत्मा को देखो, अपने एकल व्यक्तित्व को देखो कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, इसको देखो। सोल एंड सोल, ठीक है, किसी को नहीं देखना। फिर उसके बाद आपका इनके प्रति या इनका आपके प्रति, इनका इनके प्रति या इनका इनके प्रति अगर कोई वैमनस है तो ये कौन सी बात है, फीलिंग है? नहीं, मस्तिष्क की दशा। फिर शारीरिक संवेदना, किसी के साथ कुछ हो जाता है या आप ही के साथ कुछ होता है तो आपकी जो शारीरिक बॉडी की जो फीलिंग होती कैसी होती है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड सुना है ना आप लोगों ने, क्या होता है उसमें? बंदा अवाक रह जाता है ना। जैसे अभी कोई ऐसी कोई सूचना सुना दे, जीएसटी मोदी जी ने खत्म करके जीरो कर दिया, हाँ है, कम हो गई ना। तो कहने का मतलब कि ये सब आपकी बॉडी की फीलिंग से भी पता चलता है, बहुत सी चीजें होती है। तो अब यहाँ पे सेक्शन 12 देखिएगा, आप पढ़िए जरा, अपने से मन में पढ़िए जरा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, स्पष्टीकरण 1 और 2। इसमें पहला इलस्ट्रेशन देखिए, क्या इसको ये कहे कि बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो कहता है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ receiving stolen goods, knowing them to be stolen, it is proved that he was in possession of a particular stolen article. The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was in possession to be stolen. का चुराया हुआ माल ये जानते हुए कि वो चुराया हुआ है, प्राप्त करने का अभियुक्त है, ये साबित कर दिया।
कि उसके कब्जे में विशिष्ट चुराई हुई चीज थी। अब ये तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कुछ और चीजें मिल गई, तो ये दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते सुसंगत है कि जो चीज उसके कब्जे में थी उसमें से हर एक और सब के बारे में ये जानता था कि वे चुराई हुई। फॉल्सस इन उनो फॉल्सस इन ओमनीबस। एक बात में झूठ तो सब बात में झूठ। अब अगर एक चोरी आपकी पकड़ी गई तो उसके साथ भले आप खरीद के लाए हो वो चीज, तो ये माना जाएगा नहीं ये भी चोरी की ही होगी। आदमी शक करता है कि नहीं करता? जैसे कभी कभी कुछ बच्चों पे या कुछ बेटियों पे ये इल्जाम आता है कि अरे बाप ऐसे थे तो बेटा भी होंगे। आता कि नहीं आता? लेकिन क्या सारे बेटे ऐसे होते हैं क्या? नहीं। माँ बहुत तेज है तो बेटी भी बहुत तेज होगी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या? हो सकता है कि चार बेटियां हो तो चार में एक आध हो सकती है, लेकिन सब तो नहीं हो सकती ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि चोरी का माल एक पकड़ा गया है तो सारे माल चोरी के आपके होंगे। ये आपके मन की दशा, स्टेट ऑफ माइंड क्या कहता है आपका? क्या आप उसको डिनाई कर दोगे? आप डिनाई नहीं कर पाओगे। कब तक? जब तक कि वो साबित ना कर दिया जाए। कर सकते हो? नहीं कर सकते। या वो लाख बोले कि नहीं साहब ये मेरा है मेरा है मेरा है, मेरे सिर्फ ये मैंने चुराई हुई खरीदी है, आप नहीं मानोगे? मान जाओगे? नहीं मान। ठीक है। तो दूसरी बात क्या कहता है? A is accused of fraudulently delivering to another person a counterfeit currency which at the time which he delivered it he knew to be counterfeit. The fact that at the time of its delivery a was possessed of a number of other pieces of counterfeit currency is relevant. The fact that A had been previously convicted of delivered to another, yes explanation second पे, previously convicted of delivery to another persons as genuine a counterfeit currency, knowing it to be counterfeit is relevant. का किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत सिक्का कपट पूर्वक परिधान करने का अभियोग है। कूटकृत समझ रहे ना? कूटकृत काउंटर फीट करेंसी सिक्के परिधान करने का अभियोग है जिसे वो परिधान करते समय जानता था कि वो कूटकृत है। हमें ये पता था कि ये फर्जी है। ठीक है। ये तथ्य कि परिधान के समय का के कब्जे में वैसे दूसरे कूटकृत सिक्के थे, तो अब रिलेवेंसी है कि नहीं है? ये बंदा काउंटर फीट सिक्के रखे हुए भी है और अगले को दे भी रहा है। तो अब मान लो आप देते हुए नहीं पकड़े गए, लेकिन आपके पास काउंटर फीट मिले सिक्के, और फिर वो बंदा भी पकड़ा गया। वो बंदा बोल रहा है कि साहब हाँ इन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, तो अब रिलेवेंसी क्या हो रही है? मैच हो जा रहा है ना कि आपके पास ऑलरेडी काउंटर फीट रखे हुए हैं, कुछ आपने हल्का कर दिया दूसरे को दे दिया, वो बंदा पकड़ा गया। कहाँ से लाए आप? बोला साहब फला व्यक्ति ने दिया। चलिए फला व्यक्ति के पास गए, तलाशी दीजिए। अच्छा बेटा तुम इसी का बिजनेस करते हो? अब सुसंगत हो गया ना कि बंदा यही है, क्योंकि वो बंदा बोल भी रहा है कि साहब यही है। तो बोलने से हो सकता है ना भी हो, लेकिन जब मिला तो रिलेवेंसी फिट हो गई ना। तो ये अब फिर उसके बाद कहता है कि ये तथ्य कि का एक कूटकृत सिक्के को ये जानते हुए कि सुक्का कूटकृत है, उसे असली के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परिधान करने के लिए पहले भी दोष सिद्ध हो चुका था। एक्सप्लेनेशन तू क्या कहता है कि अगर वो इस तरह के मामलों में पहले भी कन्विक्टेड हो चुका है तो भी ये सुसंगत है। तो तीन बातें हो गई ना। एक, उस व्यक्ति को जिसको आपने हैंडओवर किया वो व्यक्ति बोल रहा है कि साहब ये था, अब उसको जब तलाशी ली गई उसके पास मिले, फिर ये पता चलता कि अरे साहब ये इसके पहले एक बार कन्विक्टेड हो चुका है फर्जी रुपए नोट चलाने के चक्कर में। ठीक। तो यहाँ पे
स्पष्टीकरण 2 जो है वो लाई करती है। नेक्स्ट सी क्या कहता है, खा के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना, ये आपके मेंस में भी आता है और प्री में भी आता है, इसको टिक कर लेना। आता है, ये तो आता ही है, लेकिन इसके बाद जो भी है ना उन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर उल्टेगा तो फिर पलटेगा नहीं, फिर ठीक है, उलट देगा तो उलट देगा। तो अगले भी देखना, पिछले भी। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर रिपीट पेपर आएगा तो फायदा करेगा। A shoes be for damage done by a dog of bees which be knows to be ferocious. The fact that the dog had previously bitten X, Y, and Z, and that they had made complaint to be are relevant. यानी खा के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना खा जानता है, हमें पता कि हमारा कुत्ता काटता है, खा पर यानी हमारे ऊपर कोई बंदा मुकदमा करता है। अब ये बात पड़ोसी जाके कहते साहब हमको भी ये कुत्ता काट चुका है, वो अगला पोता वो भी कहता साहब हमको भी काट चुका है। तो अब जब सब शिकायत कर रहे हैं 4-5 लोग, तो रिलेवेंसी तो है कि इसका मतलब ये कुत्ता काटता है। अब ठीक है, क्योंकि हम तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं कहता ना कि हमारा दूध पतला है, कोई व्यक्ति ये तो नहीं कहता हमारी दही जो है वो खट्टी है, कोई व्यक्ति कहता है क्या? कोई नहीं कहता ना। तो उसी तरह जिसका कुत्ता काटता है वो कहेगा क्या कि हमारा कुत्ता काटता है? तो अब उसको आपको क्या करना है, रिलेवेंसी उसकी बतानी है। जब आपने वाद मुकदमा किया तो साक्ष्य दीजिए, तो जितने 4-5 होते सब पहुंच गए कोर्ट में, साहब ये हमको भी काटा साहब, इसका मतलब कि वो कुत्ता काटता है, तो जब काटता है तो आपको उसको सही से रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, है ना? तो ये उपेक्षा किया आपने नहीं, आपने उपेक्षा किया, कहां से किया? उपेक्षा की भावना कहां से आई? उपेक्षा की भावना कहां से आती है? किसी आदमी को निग्लेक्ट करना है, निग्लेक्ट करना है, कहां से आता? मन में आता ना, किसको वेट नहीं देना है, आता कि नहीं आता मन में? तो आपको ये पता है कि आपका कुत्ता जब काटता है तो आपको उसका इंतजाम करना चाहिए, लेकिन आप कहते अच्छा है और काट ले 2-4 लोगों को, क्या जाता है, हम क्यों बदले अपना? लोगों को बच के चलना चाहिए ना, वो ये भी तो कह सकता है लोगों को बच के चलना चाहिए। तो नेक्स्ट डी देखिएगा, द क्वेश्चन इज वेदर ए द एक्सेप्टेड ऑफ a bill of exchange knew that the name of the payee was fixes. The fact that I had accepted other bill draw in the same manner before the could have been transmitted to him by the payee if the payee had been a real person is relevant as showing that I knew that the payee was a fictitious person. प्रश्न ये है कि क्या विनिमय पत्र का प्रतिग्रहीता का ये जानता था कि उसके पाने वाले का नाम काल्पनिक है? का ने उसी प्रकार के लिखित या अन्य विनिमय पत्र को इससे पहले कि वे पाने वाले द्वारा, यदि पाने वाला वास्तविक व्यक्ति होता तो उसको पारित किए जा सकते, प्रतिगृहित किया था। प्रतिग्रहिता के बारे में, जो एक्सेप्टर है उसका, एक्सेप्टर क्या का उसके बारे में ये जानता था कि उसके पाने वाले का नाम काल्पनिक है? तो का ने उसी प्रकार के लिखित अन्य विनिमय पत्रों को इसके पहले भी वे पाने वाले द्वारा वास्तविक नाम होता तो उसे पारित किए जा सकते थे, प्रतिगृहित किया था। अब ये दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि वो जानता था कि पाने वाला व्यक्ति काल्पनिक है। जैसे होता ना कि आपने बहुत सी चीजें कभी कभी करते हो कि चेक काटना है, अब किसके नाम काटे, या आपको जैसे होता है ना दिखाना होता है काला धन या सफेद धन करना होता, तो आप काल्पनिक नामों पे चेक काट देते हो। अब आपने अगर चेक काटा है तो आपको उसको ट्रांसमिट करना चाहिए ना, पारित करना चाहिए, भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जिसके नाम आपने काटे भैया ये आपका चेक आप ले लीजिएगा, लेकिन आपने क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा कि आपने उसमें जो नाम डाला वो कौन सा नाम डाला है?
काल्पनिक डाला है, फिक्सस नाम आपने डाला है। अगर डाला होता वास्तविक व्यक्ति होता तो आप उसको फाड़ के दिए होते, वो आपके यहाँ नहीं मिला होता। तो ये चीजें कब होती है, जब कभी छापा वापा पड़ता है ना, तो बहुत सी चीजें जब रिसीव होती है तो उसमें बहुत से इस नंबर के कटे हुए चेक आपके उसमें पाए जाते हैं। वो क्यों पाए जाते हैं कि हमने इनको इतने लाख रुपया दिए, इनको सब फिक्स नाम दिया आपने, और उसमें सब कुछ आपने मेंशन कर दिया, नाम मेंशन, उसमें बाकी तो कुछ मेंशन करना नहीं रहता। आपने अपने अकाउंट में चेक नंबर दिखा दिया, जो होशियार लोग होते हैं वो चेक फाड़ के फेंक देते हैं, जला दिए। अब जाइए आप अकाउंट चेक करते रहिए, फला व्यक्ति कौन है, उसका नाम बताइए आप। तो जब होगा तब ना बताओगे आप, वो तो काल्पनिक व्यक्ति है जिसके नाम आपने 10 लाख का चेक काटा था अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए। आजकल हॉस्पिटल में भी ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो रही है, पता है कि नहीं, बहुत तगड़े से हो रही है, लोगों को नहीं पता है। जितना पैसा हो सब खप जाएगा। आपके पास 2-4 करोड़ रुपया हो गया है, अब उसको आपको वर्किंग में दिखाना। ब्लैक मनी व्हाइट मनी का मतलब क्या होता है कि आपका पैसा वर्किंग में है कि नहीं है। तो आपने वहां पे वर्कर दिखा दिया, स्टाफ दिखा दिया 25-30 लोगों का, यानी आपका महीने का जा रहा 6-7 लाख रुपया जा रहा है, कहाँ पे, खर्च के नाम पे, सबके चेक में आपने कर दिया। और तो क्या खाली उनको ऐसे रखा आपने, पेशेंट दिखा दिया ना आप सुना, मैंने कि 100-100 बेड के पेशेंट दिखा दिया। अब उनसे अर्निंग आपने कम दिखाई, पेमेंट आपने ज्यादा दिखाई, यानी इक्वल कर दिया करीब करीब। तो आपका जो ब्लैक मनी जो थी, वो आप पेशेंट के माध्यम से आ रही है आपके पास, तो वाइट होके आ रही है कि भाई ये हमारी डॉक्टरी का पैसा है, ठीक है ना, जबकि ज्यादा आ रहा है लेकिन आपने दिखाया नहीं। भाई एक पेशेंट से कितना ले लेते हैं हॉस्पिटल वाले, बिल उसका कम बना दिया, खर्चे देगा नहीं, इक्वल दिखा दिया कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, बस लाभ में चल रहा है। घाटे में भी दिखाओगे तभी शक हो जाएगा सरकार को। तो ये सब बहुत सी चीजें होती हैं। चलिए एनीवे, इसको अभी कल हम लोग इसको और एक्सप्लेन करेंगे। मन की दशा, शरीर की दशा, फीलिंग, है ना, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। और इससे भी मेंस में आता है सवाल, और प्री में भी आता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले तो ये देखना है इसमें कितने वर्ड यूज किए गए हैं, 8 या 9 शब्द यूज किए गए हैं। कौन कौन से शब्द हैं वो पढ़िए, उनको, वही प्री में आते हैं आपके, वही वर्ड आपके प्री में आते हैं। कौन से, वो सारे 9 शब्द याद होने चाहिए कल। उतावलापन है, उपेक्षा है, सदिच्छा है, सदिच्छा है कि नहीं है, हाँ, रेस्टलेसनेस, हेलो, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, जी बताइए। हाँ, हाँ, चलिए भेज दिया आपने। तो आपके पास तो लिंक होगी ना। हम्म, थोड़ी देर बाद ज्वाइन करो आप लोग, 2 मिनट बाद।